21 मार्च 2023 का वाकया होता है। मध्य प्रदेश के सुहागपुर कोर्ट के अंदर जज साहब बैठे हुए हैं और 3 कैदी कटघरे में सामने बैठे हुए हैं। इधर तमाम तरह के मीडिया कर्मी, तमाम तरह के लोग जो इस फैसले को सुनना चाहते हैं वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। जज साहब उन तीनों की तरफ देखते हैं और तीनों की तरफ देखकर फिर अपनी किताब की तरफ देखते हैं, दोबारा फिर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जो तुमने जुर्म किया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। तुम तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वो तालियां बजाने लगते हैं, पूरा कोर्ट तालियों की आवाज़ में गूंज जाता है। लेकिन उन तीनों लोगों को इतनी बड़ी सज़ा क्यों सुनाई गई, उनके पीछे उनका क्या जुर्म था, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए दंग रह जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सुहागपुर थाना क्षेत्र के डूडादे गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सत्येंद्र शर्मा अपनी पत्नी कमला देवी के साथ रहता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम होता है हेमा, जिसकी उम्र 40 साल होती है, और छोटी वाली बेटी का नाम होता है लीना, जिसकी उम्र 38 साल होती है। काफ़ी समय इनका अच्छे से बीतता है, लेकिन समय बीतने के बाद जो पति पत्नी होते हैं, इन दोनों की मौत हो जाती है और इनकी 30 एकड़ ज़मीन दोनों बेटियों के नाम आ जाती है, जिसमें बड़ी वाली बेटी की शादी हो जाती है और छोटी वाली बेटी जो हेमा होती है वो दिल्ली में नौकरी करती है और वो MNC में नौकरी करके अपनी जो ज़मीन का पैसा होता है उसे अपने पास लेती है, अपनी बहन को भी दे दिया करती है, अपनी ज़मीन को बटाई पर दे देती है। 28 अप्रैल 2016 का ये वाकया है, जब लीना दिल्ली से अपने गांव पहुंचती है और गांव पहुंचकर जो उसका बटाईदार होता है उससे बातचीत करती है कि तुम बटाई का पूरा पैसा मुझे क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद वो अपने मामा प्रदीप से भी मिलती है। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। कई दिन बीतने के बाद जो मामा होता है प्रदीप 5 मई 2016 को नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि 28 अप्रैल 2016 को ही हमारी भांजी जबलपुर के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद उसका ना तो फ़ोन मिल रहा है, ना ही उसका कहीं अता पता होता। उसके बाद जब पुलिस तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगालती है, इधर जो लड़की होती है लीना उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, तो उससे पता चलता है कि 29 अप्रैल को एक ऑटो वाले के पास इसने बातचीत की थी। फिर उस ऑटो वाले से बातचीत किया जाता है तो ऑटो वाला बताता है कि साहब, मैं इस लड़की को डूडादे गाँव में छोड़कर आया था, जो इसका मामा है प्रदीप उसके घर पर छोड़कर आया था। अब पुलिस का शक प्रदीप के ऊपर चला जाता है। जब लास्ट लोकेशन देखी जाती है तो 29 अप्रैल की लास्ट लोकेशन प्रदीप मामा के घर की मिलती है और इधर जो प्रदीप कहता है कि 28 अप्रैल को ही ये लड़की यहाँ से जा चुकी है। अब पुलिस का शक प्रदीप के ऊपर जाने लगता है, लेकिन प्रदीप का जो रवैया होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पैसे वाला होता है। उस वजह से पुलिस चुपचाप बैठ जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती। और ऐसे ही कुछ समय और बीतता रहता है। इस लड़की की एक दोस्त होती है रितु शुक्ला, जो भोपाल की रहने वाली है, उसके साथ में दोस्ती होती है, उसके साथ में नौकरी करती है। वो अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए इधर उधर कोशिश करती है और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट तो पहले से ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस सब में इसके मामा प्रदीप का हाथ है। उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पाती। फिर रितु सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर इतना वायरल कर देती है, जिससे कि हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक टेलीविज़न पर ये न्यूज़ चलने लगता है। बड़े बड़े चैनल भी इसे अपने न्यूज़ का हिस्सा बना लेते हैं। ये खबर उड़ती हुई नर्मदापुरम के SP आशुतोष के पास भी पहुंच जाती है। जब SP साहब ये पूरा मामला देखते हैं तो SP साहब तुरंत ही नागपुर थाने के SHO को कहते हैं कि जल्द ही इस मामले का मुझे खुलासा चाहिए। फिर SHO साहब एक टीम गठित करते हैं। प्रदीप के घर जाकर देखा जाता है तो प्रदीप वहाँ से फरार हो जाता है, वो भोपाल चला जाता है। वहाँ पर उसके 2 नौकर मिलते हैं, एक का नाम गोरेलाल होता है और दूसरे का नाम राजेंद्र होता है। पुलिस जब उन्हें अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तो पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं होते, फिर पुलिस का रवैया देखकर वो डर जाते हैं और सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि साहब, लीना को मार दिया गया है और इस सब में इसका मामा प्रदीप भी शामिल है। अब तुरंत ही भोपाल पुलिस को खबर किया जाता है। प्रदीप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले वो वहाँ से भागे। प्रदीप को पुलिस वहाँ धर दबोचती है और प्रदीप को अपने कब्जे में लेकर जब पूछताछ
की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य बताया जाता है। उससे में पता चलता है जब लीना 28 अप्रैल 2016 को अपने घर पर अपने बटाईदार से बातचीत करने के लिए आती है तो बटाईदार उससे कहता है कि मैं 20 किले की आपको पैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं 20 किले ही जोत बो रहा हूं, 10 किले तो आपके मामा ने कब्जा कर लिया है। इस पर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने मामा के पास जाती है, मामा से बातचीत करती है और कुछ मौजूद लोगों को बुलाकर अपनी ज़मीन की नपाई कराती है। नपाई करने के बाद अपनी जो ज़मीन है अपने मामा से छुड़ा लेती है। उसके बाद उसकी तारकसी करने लगती है। इधर जो मामा होता है वो भी खेतों पर पहुंच जाता है। मामा उससे कहने लगता है कि तुम इसकी तारकसी अभी मत करो, बाद में कर लेना, क्योंकि हम भी इसकी तारकसी करेंगे। इसके साथ में 2-3 मजदूर भी होते हैं। उन मजदूरों को डरा धमका कर वहाँ से भगा दिया जाता है। लीना वहाँ पर अकेली रह जाती है। मामा के साथ हाथापाई होने लगती है। मामा उस लड़की को हाथों से पकड़ता है और पकड़कर उसे वहीं पर बने हुए एक कोठरे के अंदर ले जाता है और वहाँ पर एक भारी पत्थर उठाता है, उसके सिर पर दे मारता है। उसके नौकर भी दोनों उसके साथ में होते हैं, गोरेलाल और राजेंद्र, वो भी और पत्थर उठाकर लाते हैं। उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है। उस तीनों को लगने लगता है क्यों ना इसकी डेड बॉडी को यहाँ से कहीं बाहर फेंक दिया जाए। उसके बाद जो प्रदीप होता है अपने नौकरों से कहता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लाओ और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में इसकी डेड बॉडी को रखकर इसे बाहर कहीं फेंकाओ। इस पर नौकर डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि हम रास्ते में कहीं पकड़े जाएं। फिर डेड बॉडी को एक कंबल में लपेटा जाता है। उसके बाद ट्रॉली में रखा जाता है और एक नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। उसके सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं। उसके बावजूद उसमें नमक और यूरिया भर दिया जाता है और डेड बॉडी गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से भर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से वो चुपचाप फरार हो जाते हैं। पुलिस भी इस मामले में पैरवी नहीं करती, लेकिन एसपी की दखल अंदाजी के बाद ये पूरी पैरवी होती है। दोस्तों फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में चलने लगता है। जो प्रदीप के घर वाले होते हैं काफ़ी पैसे वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा फूकते हैं। 22 मई 2017 को प्रदीप को बेल मिल जाती है। उसके 3 महीने के बाद इसके दोनों नौकरों को भी बेल मिल जाती है। उसके बाद ये लगातार मामला कोर्ट के अंदर चल रहा होता है और 21 मार्च 2023 को एमपी के सोहागपुर में संतोष सैनी की अदालत में इसका फैसला सुनाया जाता है। और जब जज साहब इनकी तरफ देखते हैं तो यही कहते हैं कि जो तुमने क्राइम किया है उसकी माफ़ी तुम्हें नहीं दी जा सकती, तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ में ही 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। दोस्तों जो वहाँ पर मौजूद लोग बाग भी होते हैं वो भी पूरा मामला सुनते हैं, तो पूरे मामले को सुनकर एक बार वहाँ भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो जज साहब ने फैसला दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं? दोस्तों यहाँ पर क्या फैसले में देरी हुई या देरी होने के बाद भी जो फैसला आया एकदम उचित आया? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,